इनको नमस्ते ट्रंप पड़ी हुई थी। मोदी जी का नमस्ते ट्रंप, मोदी जी का कुंभ को प्रमोट करना, मोदी जी का बंगाल इलेक्शन को प्रमोट करना, ये अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मोदी जी का ये प्रोपेगेंडा जो वो फैलाते हैं। यहाँ पे देखिए कि आज सरकार अगर सफलता ना मिल रही होती तो इसको बहुत जल्दी हटा देती। आज भी आंदोलन है ना, बहुत सारे लोग इस चीज़ की कयास लगा रहे थे कि जैसे ही बंगाल इलेक्शन खत्म होगा, मोदी सरकार वहाँ पे हारेगी तो उसका गुस्सा जो है यहाँ बॉर्डर पे उतारा जाएगा। पर आज आप देखो वैसी धरना बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। बुजुर्ग जो हैं वो वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं। जवान आदमी जरूर थोड़े से कम हुए हैं। ज़िंदगी शायद प्यारी होती है कि से डर गए होंगे, और कुछ एक्चुअल किसान जो थे वो तो भैया बिल्कुल खेतों में गए हैं, जो अपनी फसल वगैरह काटने के लिए। कुछ जो बाहर से लोग आया करते थे हाजिरी लगाने के लिए, उनकी आवाजाही थोड़ी जरूर कम हुई है। बाकी आंदोलन में कोई कमी नहीं है। आंदोलन अपना बूस्ट पकड़ के बैठा हुआ है। कैसे सफलता मिलेगी इतने कम किसानों? देखिए, सफलता नहीं मिल सकती। सफलता तो सरकार के हाथ में देनी है। हमारा काम है धरना देना, हमारा काम है प्रदर्शन करना, हमारा काम है अपने हक के लिए ज़मीनों पे बैठना, और वो किसान बैठे हुए हैं। हम इसको सफलता को यहाँ से नहीं देख सकते कि सफलता के लिए हम सरकार में संसद में तो जाके अटैक नहीं कर सकते। हम लोग हम क्या करेंगे? हम अपने हकों की मांग करेंगे। वही लोग किसान लोग बैठे हुए हैं। और आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया हो या कोई भी हो, आज सबने जो किसान आंदोलन की तरफ से दिमाग हटा के की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। आज एक आम जनता के दिमाग में जो पहले किसान आंदोलन घूमता था, आज उनके दिमाग में किसान आंदोलन नहीं घूम रहा। आज उनके दिमाग में सिर्फ कुछ घूम रहा था कोरोना की जो हाहाकार मची हुई है, जो मीडिया ने कोरोना के हालात दिखाए हैं, उस हालातों को देख करके लोग डर गए हैं कुछ। तो उनके दिमाग में आज किसान आंदोलन का जो महत्व है वो कुछ कम है। पर ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे उनके दिमाग में चीज़ें चल नहीं रही। आज भी आप लोगों से बात करोगे तो वो ये बोल रहे हैं कि देखो, जिस समय आज लोगों को ऑक्सीजन के लिए गली गली भागना पड़ रहा है, ऐसी तुम्हें रोटी के लिए भागना पड़ेगा। और ये रियलिटी है। वो दिन दूर नहीं है कि जब एक गरीब आदमी रोटी के लिए हाहाकार मचेगी। आज हमारे देश में जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाहाकार मची है, वो सेम ऐसा हाहाकार आपको दिखेगा कि चीज़ की वजह से, रोटी की वजह से, और बहुत जल्द आएगा वो नतीजा भी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मोदी जी के हाथों में देश मजबूत है। कहाँ मजबूत है? आज बांग्लादेश जैसे देश हमारी मदद करने को उतारू हो गए। आज विदेशों से हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है। आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए कि 90,000 मैट्रिक टन हमारे यहाँ से ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन था वो मोदी सरकार ने जो है 2021 जनवरी में एक्सपोर्ट किया है। आप ये लगाइए, 2018-2019 में 60,000 और 70,000 मैट्रिक टन था, और 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आने की संभावनाएं बता दी गई थी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा, तब भी मोदी सरकार के द्वारा इसका ऑक्सीजन का इतना एक्सपोर्ट करना कहाँ तक वाजिब है? पहले तुम लोगों को बांट दो और बाद में झोली फैला के भीख मांगो। तुम काहे के विश्वगुरु हो? हमारे देश में आप इसको विश्वगुरु मानते हो? ये तो हमारे हिंदुस्तान की छवि बन चुकी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम लोग विश्वगुरु हैं और मोदी जी का डंका बज रहा है? जगह जगह तो मोदी जी झोली फैला के भागना शुरू कर देते हैं। पीएम केयर फंड में उन्होंने लाखों रुपए मांगा, उसका कोई हिसाब नहीं दिया। आज विलायतों से जब ऑक्सीजन आई तो उसके ऊपर रिलायंस के स्टिकर लगा दिए, और वो फिर लोगों को बांटनी शुरू कर दी अस्पतालों में जाकर के। और वो भी कब? जब हमारे देश में पूरा हाहाकार मच गया, लाखों आदमी अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मोदी जी का सिस्टम पूरा फेल है। रिलायंस ने भी दी है ना ऑक्सीजन, उसे क्यों इग्नोर किया जा रहा है? रिलायंस ने जो दी है वो तो आज नेचुरल सी बात है, व्यापारी आदमी है, प्रोडक्शन करेगा। और अगर रिलायंस वाले को इतना ही दीन दन था तो सोनू सूद की तरह मुंबई में करता, जो मदद करता। भाग्य विलायत, वो तो 50 भगोड़े भाग गए हमारे देश से। हम तो हॉस्पिटल भी बनाया रिलायंस ग्रुप। तो ऐसे क्या? व्यापारी आदमी तो व्यापार के लिए बुलाएगा ना। कौन से गरीब आदमियों को वो मुहैया करा रहा है वहाँ पे इलाज? आप ये बात बताइए, कौन से किस गरीब आदमी को इलाज मिल रहा है? आप रिलायंस के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, यहाँ तो नेताओं का इलाज होता है, बड़े बड़े फिल्म स्टारों का इलाज होता है। आम आदमी को कौन सी वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन मिल रही है? ये सामने बना हुआ है जो एक आपको पता होगा डॉक्टर का क्लिनिक किसान आंदोलन का। आप वहाँ जाकर के देखिए, वहाँ पे जो दवाइयाँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, कितने सारे किसानों को वहाँ मुहैया कराई गई हैं। और जो आप ये बात कर रहे हो किसानों के लिए, किसान तो अपने आप में एक मजबूर आदमी होता है। किसान अपने हक के लिए बैठा हुआ है। अगर किसान से फिर भी आप मदद मांगने जाओगे तो वो जरूर प्रोवाइड कराएगा। किसान के दरवाजे आया गया कोई इंसान खाली कभी नहीं जाता। किसानों ने कहा था कि हम 6 महीने का पूरा राशन लेकर के आए हैं, वो 6 महीने होने वाले हैं। क्या किसान फिर से राशन लेने जाएंगे घर? पहली बात तो वो वाला राशन अभी तक खुला ही नहीं है। वो राशन खुले ही नहीं है। यहाँ तो बाबा जी की जो सेवा हो रही है वही चलती आ रही है। तो जब तक वो किसानों का जो राशन था अभी भी ट्रालियों में वैसे का वैसे ही पैक पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ रहे? गेहूँ, चावल, चीनी, दाल, आटा सब चीज़ें पैक पड़ी हुई हैं। उनको तो अभी तक खोला नहीं गया। उनको तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा टाइम पे हवा लगा दी जाती है कि ख़राब ना हो जाए राशन। तो राशन की किल्लत तो वैसे भी नहीं आएगी। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि आंदोलन में राशन की कमी है तो वो कोई नहीं है। आज भी अगर किसानों की संख्या कम है तब भी 10-10 लंगर चल रहे हैं। आप ये बात बताइए, ये तो गुरुद्वारे वाले भी चला रहे हैं, ये तो किसान लोग भी चला रहे हैं, सब लंगर चलते जा रहे हैं। तो यहाँ उसकी अन्न पानी की कोई कमी नहीं है। किसानों ने कहा था कि 2 मई के बाद हम कुछ बड़ा करेंगे जब सरकार दिल्ली में आ जाएगी, बंगाल से, असम से। लेकिन किसान कुछ बड़ा नहीं कर पाए। लॉकडाउन लग गया इसलिए कुछ नहीं कर पाए।
और सरकार को रणनीतियाँ बता दी। सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है इससे सिर्फ काला बाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। आप दिल्ली में जाके हालात देखिए कि दिल्ली के अंदर आज जो दुकानें खुलनी चाहिए वो बंद है। एक बात बताइए, पेंचर की दुकानें बंद कर दी गई, क्या पेंचर की दुकानों को बंद करना वाजिब है? आज क्या पुलिस वालों की गाड़ियाँ पेंचर नहीं होंगी? क्या एम्बुलेंस की गाड़ियाँ पेंचर नहीं होंगी? आलतू फालतू की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, मोमोज की, चाउमीन की, फलाने की, ढिमकने की। शराब की दुकानें खुल गई। हाँ जी, यूपी में शराब की दुकानें खुल गई। आप ये बताइए, जो दुकानें खुलनी चाहिए, आज हार्डवेयर के सामान की दुकानें खुलनी चाहिए। ऑक्सीजन के सिलेंडर के ऊपर एक नॉब लगती है, एक वॉल लगता है जिसके ऊपर सिलेंडर के अंदर किट फिट होती है। आज वो वॉल 4-4 हज़ार रुपये का ब्लैक हो रहा है, जिसकी एक्चुअल कीमत 550 रुपये है। वो क्यों ब्लैक हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो दुकानें हैं उनको वो दुकानों के बंद होने की वजह से लोगों को जुगाड़ करना पड़ रहा है। आज सारी हार्डवेयर की दुकानें बंद है। आप ये बात बताइए, इलेक्ट्रीशियन की दुकानें हो गई, हार्डवेयर की दुकानें हो गई, प्लम्बर की दुकानें हो गई, भैया ये तो एक जरूरत की चीज़ें हैं, इनको बंद करना कहाँ तक वाजिब है? आज छोटे छोटे सामानों के लिए लोगों को जगह जगह ब्लैक में सामान खरीदना पड़ रहा है। गिन्नी जी, जो अनुपम खेर हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, वो बहुत बड़े फ़ैन हैं मोदी जी के और बीजेपी सरकार के, लेकिन कल उन्होंने भी जो मुखालफत की है मोदी जी की, कि मोदी सरकार से बड़ी गलती हुई है इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में। देखिए, आज जब अपने पे बीतती सब जाग जाते हैं, जब अपने पे आती है तो आदमी बौखला जाता है। आज उसने भी गुहार लगाई होगी किसी अस्पताल में जाकर के, झोली फैला करके मेरे मरीज को एडमिट कर लो, मेरे मरीज को एडमिट कर लो, पर उस गंजे की किसी ने सुनी नहीं होगी। तब उसको लगा मैं तो मोदी का गलत ही जो प्रचार करता था, गलत ही इसको प्रमोट करता था। आज उन्होंने कहा था कि आएगा तो मोदी ही आएगा, तो मोदी आज भी लोग कह रहे हैं। आज गंगा मैया के सामने फोटो लगी दिख रही है जिसमें कुत्ता खड़ा हुआ है और उसके ऊपर भी लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। आप ये बात बताइए, यानी कि आज हमारे देश के अंदर आप कुछ कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो इस तरह के बयान? आज ये वो लोग हैं जो आज भी भक्त कैटेगरी के हैं, जो आज भी कह रहे हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं, आई सपोर्ट इजराइल। जो अपने घर वालों को कांदा नहीं दे सके तो वो कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल, मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ। मर्दे के साथ तो तुम खड़े नहीं हो सके। शमशान में आपने देखा होगा कितनी आई हैं कि परिवार वालों ने हाथ नहीं लगाया। आप ये बात कराइए ना, जो अपने परिवार के मुर्दों को हाथ नहीं लगा रहे वो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ। तो आज ये चीज़ समझने की जरूरत है, हमारे देश के अंदर कुछ मुट्ठी भर भागता है जो छवि को ठीक करते हैं मोदी जी की। आज ये वही लोग हैं, उसी में केजरीवाल साहब भी है। मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने आज से 10 दिन पहले बोला था केजरीवाल साहब मोदी जी को थैंक यू बोलेंगे, उन्होंने बोला तो चीज़ों को जान जान के धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया, ताकि आप उसके लिए आज देखो मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी का डंका बजने लग गया, मोदी ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी, मोदी ने इंजेक्शन प्रोवाइड करा दिए। जिन चीज़ों को पहले जान के डिस्ट्रीब्यूटरों को रोका गया था इनको मार्केट में नहीं उतारना, आज वो चीज़ें आराम आराम से पब्लिक को प्रमोट की जा रही हैं। क्योंकि वो पब्लिक को प्रमोट करने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आज वो चीज़ें पब्लिक के पास पहुंचेंगी तो पब्लिक कहेगी मोदी जी का डंका बजना शुरू हो गया, देखो मोदी जी ने मुहैया करा दी। तो यही तो राजनीति है। आज पहले आप मुझे गाली दो, कल मुझे आप थैंक यू बोलो, यही तो राजनीति है। मोदी जी ने 2019 में कहा था कि हम पूरी दुनिया में किसी से भी देश से मदद नहीं लेंगे, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी हो गई है हमारे देश की, छोटे छोटे देशों से मदद मांग रहा है। क्या मोदी जी का वो जो भाषण था सिर्फ जुमला था? मोदी जी खुद ही एक जुमला है, शुरू से लेके आज तक उन्होंने जुमलों का ही प्रचार किया। उनकी कोई भी एक आप ऐसी बात बता दो जो वो हकीकत में ज़मीन पे उतरी हो। आप मुझे एक बात बता दो, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, है किसी मीडिया वाले के पास जवाब जो उन्होंने कहा हो कि हाँ जी हम ये करेंगे और वो हुआ? लोग कहते हैं राम मंदिर का फैसला, एक बात बताइए, राम मंदिर का फैसला तो कोर्ट ने दिया, तो मोदी का उसमें क्या रोल है? और अगर मोदी का रोल है तो कोर्ट पे सवालिया निशान खड़े होते हैं कि यानी कि कोर्ट ने दबाव में ऑर्डर दिया। तो आज मुद्दा सारा यही है, मोदी जी का डंका सिर्फ और सिर्फ भक्तों के दिमाग में बजता है और वो उनका घंटा जो बजता है वो लोगों के घंटे बजाना शुरू कर देते हैं और कुछ नहीं करते। जब वो अपनी आई पे आते हैं तो लड़ना शुरू कर देते हैं फेसबुक के ऊपर। तो आज मोदी जी का डंका जो था शुरू से ही उन्होंने अपनी औकात बता रखी थी कि मैं तो झोला उठाऊंगा और झोला उठा के निकल लूंगा। आज उन्होंने वही हाल कर दिया है। आज मोदी जी ने झोला उठाने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया और उस झोले के अंदर क्या है, सिर्फ पूरा हिंदुस्तान झोला उठा के घूम रहा है और उन झोलों के अंदर अस्थियां हैं उनके परिवार के लोगों की। आज दिल्ली में एक परिवार ऐसा नहीं होगा, एक परिवार जिसके जानकारी में कोई ना कोई लिपटा ना हो या कोई निपटा ना हो। आप ये बात बताओ, कोई ऐसा परिवार होगा दिल्ली के अंदर जो निपटा ना हो? आज इन्होंने तैयारी क्या करी दूसरी महामारी से लेकर के? अप्रैल में उनको चेता कराया गया था बड़े बड़े साइंटिस्टों के द्वारा कि सेकंड वेव आने वाली है, तब इनको बंगाल इलेक्शन की बड़ी थी। पहले जब चेता कराया राहुल गांधी जी ने भी कि भैया इससे हाहाकार मचेगी, तब इनको नमस्ते ट्रंप पड़ी हुई थी। मोदी जी का नमस्ते ट्रंप, मोदी जी का कुंभ को प्रमोट करना, मोदी जी का बंगाल इलेक्शन को प्रमोट करना, ये अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मोदी जी का ये प्रोपेगेंडा जो वो फैलाते हैं और ये झूठ का जो व्यापार करते हैं, उस झूठ के व्यापार से लोगों के घरों के अंदर लाशें एकदम निकलनी शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, ये किसान आंदोलन चल रहा है बड़े पैमाने पर दिल्ली के आसपास, बंगाल में जो है बीजेपी चारे खानों चित हो गई है, यूपी में चुनाव आ रहे हैं, उत्तराखंड में चुनाव आ रहे हैं 2022 में, कितना असर डाल पाएगा ये आंदोलन?
अभी आपने देखा आंदोलन असर तो बहुत डाल रहा है, ऐसा नहीं है। बंगाल इलेक्शन में आपने रिजल्ट देख लिया, अभी यूपी में पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, अभी 2022 में वैसे भी इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे विधानसभा के, तो उत्तराखंड में इलेक्शन होने हैं। इनको हार का सामना हर जगह करना पड़ेगा, आप ये बात याद रखिए। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, आज इन्होंने कई जगहों में ईवीएम का खेल आज भी खेला है। आज लोग कहते हैं कि भैया बंगाल में मोदी जी हार गए, ये मोदी जी हारे नहीं है, उन्होंने खुद को हराया है। जहाँ वो 70-75 सीटें ले सकते थे वहाँ वो 200 सीटें भी ले सकते थे। आपको बता दूं, नंदीग्राम जो ममता बनर्जी का क्षेत्र है वहाँ से वो कैसे हार गई, ये सारा कुछ किया गया है। जिस बंदे की पहले 20-25 मेरे ख्याल सीटें दी इस इलेक्शन से पहले, ठीक है जी, हाँ जी, 3 सीटें दी। जिस समय मोदी जी का डंका बजता था उस समय 3 सीटें दी। आज जगह जगह थू हो रही है, तो 70-75 सीटें आ गई। कैसे आ गई, ये खेल है, ये पहले ही प्लान करके तैयार कर दिया गया कि एकदम से 250 सीटें तो ला नहीं सकते, बंगाली गली गली घुसेड़ के मारेंगे वहाँ के एमएलए को। तो पहले प्रोपेगेंडा सेट करो, 70-75 के आंकड़े को छुओ, ताकि हम लोग ये कह सके कि देखो हमने 25% तो सीटें हासिल की थी, इसके बाद वाले इलेक्शन में बंगाल में इनकी जीत होगी। आप अभी लिखवा लो, ये प्रेडिक्शन है मेरी, आज से 5 साल बाद ठीक बीजेपी की सरकार बंगाल में बनेगी और उसे कोई नहीं नकार सकता।